नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठ है कैसे बनती है कविता। इसके MCQ यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। साथियों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न है, कविता का जन्म किस रूप में हुआ। पाठ आपने पढ़ा होगा, उसमें आपके अध्यापकों ने आपको समझाया होगा कि कविता का जन्म जो है वो एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो किस रूप में हुआ? ए वाचिक परंपरा के रूप में, बी लिखित परंपरा के रूप में, सी गद्य के रूप में, डी पाठ के रूप में। तो इसमें जो विकल्प है वो ए सही होगा, वाचिक परंपरा के रूप में। वाचिक का मतलब होता है बोलना, मौखिक, यानी कि जो कविता है वो हमें मौखिक परंपरा के रूप में ही प्राप्त हुई है। और जन्म भी ऐसे हुआ है क्योंकि जैसे भाषा का जन्म हुआ, पहले लिखी नहीं गई भाषा का भी पहले मौखिक रूप ही सामने आया और कविता का भी मौखिक रूप सामने आया। कविता की तरह और भी जो चीज़ें हैं और भी जो विधाएं हैं, चाहे वो कहानी है, चाहे वो बातें हैं, चाहे वो वार्तालाप है, चाहे वो कुछ भी है, सब कुछ पहले मौखिक रूप में सामने आया था। प्रश्न नंबर 2, वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, उनका मूल नाम क्या था? ए वाल्मीकि डाकू, बी रत्नाकर, सी रत्नाकर डाकू, डी कालिदास। तो उनका जो मूल नाम था वो नाम था उनका रत्नाकर। बी विकल्प सही है, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 3, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता के बारे में यह पंक्ति किसने कही? ये कविता की परिभाषा दी है, हिंदी के कवि हैं, कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी अज्ञे। इसमें उत्तर सही है ए सुमित्रा नंदन पंत, ये इनकी परिभाषा है। प्रश्न नंबर 4, यदि आप बार बार कविता पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बार बार कविता पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए भावों के असहृदय पाठक बन पाएंगे, बी कविता को बार बार सुनने का मन करेगा, सी कविता के बारे में बार बार सोचेंगे, डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, जब हम कविता को बार बार पढ़ते हैं तो ए, बी और सी ये तीनों ही प्रभाव हम पर पड़ते हैं। हम भावों के असहृदय पाठक भी बन पाते हैं, यानी कि जब हम कभी कविता सुनेंगे तो उस कविता की संवेदना हमारे मन में निकलेंगी, कविता में जो भाव हैं उनको हम ठीक तरह से समझ पाएंगे। कविता को बार बार सुनने का मन भी करेगा क्योंकि वो कविता अच्छी लगने लगेगी, और कविता के बारे में बार बार हम सोचेंगे भी कविता में क्या भाव है। जितनी बार हम उस कविता को सुनेंगे उतनी ही बार वो कविता नए अर्थ प्रदान करती है। तो उसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, कविता का पहला उपकरण क्या है, यानी जिससे कविता बनती है? ए शब्द, बी इंद्रियां, सी छंद, डी पाठक। तो कविता का जो पहला उपकरण है वह शब्द है, क्योंकि शब्द के बिना कविता की रचना नहीं हो सकती। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 6, कविता की पहली शर्त क्या है? ए छंद का ज्ञान, शब्दों से मेलजोल, अलंकारों का ज्ञान, रसों से मेलजोल। तो कविता की जो पहली शर्त है वो शब्दों से मेलजोल है। यदि कवि ने शब्दों से मेलजोल नहीं बिठाया, उसको शब्दों से खेलना नहीं आया, तो वो कविता की रचना नहीं कर सकता। कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सा शब्द कहाँ पर क्या अर्थ देगा, क्या भाव देगा, उसकी क्या सौंदर्यानुभूति होगी, ये सब कुछ उसको आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो शब्दों से मेल जोल बिठाएगा। विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 7, शब्दों से मेल जोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? ए छिपे अर्थों को जान जाते हैं, बी भावुक पाठक बन जाना, सी कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो पाना, डी कविता बनाने में माहिर हो जाना। तो कब शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का जो मुख्य लाभ है वो ये है कि हम छिपे अर्थों को जान पाते हैं, कि शब्दों में जो छिपे हुए अर्थ हैं, किस शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है, उसका क्या अर्थ निकलेगा, इन सारे अर्थों को हम जान पाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 8, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करते हैं? कविता को इंद्रियों से पकड़ने में यानी कविता को हम महसूस कैसे कर पाते हैं, कौन सहायता करते हैं? ए बिंब और छंद, बी अलंकार, सी छंद और रस, डी शब्द। इसमें विकल्प ए सही है, बिंब और छंद।
बिंब और छंदों के माध्यम से हम उसको इंद्रियों से पकड़ने में आसानी महसूस करते हैं। इंद्रियों से पकड़ने का मतलब है कि जैसे चाक्षुष बिंब है, उसमें बिंब का मतलब चित्र भाषा, यानी कोई यदि कविता में भावों को, शब्दों को इस तरह से रखाया जाए कि वो शब्द हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा बनता हुआ नजर आए, एक दृश्य सा बनता नजर हुआ आए, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कुछ अलग पड़ता है। छंद का मतलब होता है वो आंतरिक लय है, यानी छंद से एक लय बनती है कविता में। तो ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, कविता में बिंब चित्र भाषा ये क्या होता है? विकल्प ए, बिंब से मस्तिष्क में किसी का सादृश्य का चित्र उभरता है। बी, बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। सी, कल्पना द्वारा भावना को जागृत करना। डी, ए और बी दोनों। तो जो बिंब है वो ए और बी दोनों, डी विकल्प इसमें सही है कि बिंब मस्तिष्क में किसी का सादृश्य चित्र उभरता है। मस्तिष्क में बिंब का मतलब है कि जैसे कोई कविता है, उस कविता में कहा गया है बगुले सी वृद्धाएं, तो हम बगुले सी वृद्धाओं के चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है कि बगुले का रंग भी सफ़ेद होता है, और जो वृद्धाएं और जो विधवाएं होती हैं उनके वस्त्रों का रंग भी सफ़ेद होता है, तो वहाँ समानता बिठा लेते हैं। सादृश्य का मतलब होता है समानता। 20 में जो विकल्प है, बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। इंद्रिय अनुभवों का मतलब है कि जो चीज़ें हमें आंखों से देखी हैं, त्वचा से हमने जिसको स्पर्श किया है, नाक से जिसको हमने सूंघा है, तो बिंब उस चीज़ का एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, जिसको हम मन ही मन महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसमें विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 10, कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? कविता का अनिवार्य तत्व ए छंद, बी अलंकार, सी रस, डी विनम्रता। विकल्प इसमें ए सही है, छंद। छंद का मतलब इनकी जो कविता की जो पंक्तियां हैं वो एक निश्चित लय में होती हैं। पहले जो छंद होते थे उनको छंदबद्ध कविता कहा जाता था, बाद में छंदों से मुक्ति दे दी गई और मुक्त छंद आया, यानी छंद को आप किसी जो कविता है उसको आप किसी भी प्रकार की पंक्तियों में आप लिख सकते हैं, उसको मुक्त छंद कह दिया गया। लेकिन जैसी भी आप रचना लिखेंगे वो सब आएंगे छंद के अंतर्गत, चाहे वो दूसरे छंद हैं, चाहे वंशस्थ है, चाहे मंदाक्रांता है, चाहे दोहा छंद है, चाहे चौपाई छंद है, या फिर मुक्त छंद है, आएगा छंद के अंतर्गत ही। इसलिए इसमें जो अनिवार्य तत्व है वो ए है, छंद। प्रश्न नंबर 11, शैली क्या है? ए शालीनता का नया प्रकार है। बी वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां हैं। सी शब्दों की वक्रता। डी शब्दों का अनुशासन। तो शैली जो है वो वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियों को बोलते हैं। वाक्य रचना है, जो शब्द योजना है वो किस प्रकार की है? तो इसमें विकल्प बी सही है, वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां। प्रश्न नंबर 12, प्रतिभा के संदर्भ में सही कथन छांटिए। प्रतिभा क्या होती है? ए प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है। बी प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। सी इसे किसी नियम से पैदा नहीं किया जा सकता लेकिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। डी उपरोक्त सभी। इसमें विकल्प डी सही है क्योंकि इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं, ए बी और सी, इसलिए उत्तर इसका डी होगा। क्योंकि जो प्रतिभा है वो हर व्यक्ति में प्रकृति प्रदत्त होती है, जन्मजात होती है, इसे हम किसी व्यक्ति के अंदर बाहर से डाल करके पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बुद्धि लब्धि होती है, जितनी प्रतिभा होती है, हम उसको अभ्यास से, प्रशिक्षण से बढ़ा सकते हैं। डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13, कविता के सभी घटक किससे परिचालित होते हैं? ए भाव, बी परिवेश, सी संदर्भ, डी छंद। तो कविता के जो सभी घटक हैं वो भावों से परिचालित होते हैं, क्योंकि कविता का जो परिवेश है, संदर्भ है, छंद है, वो सब कुछ भावों के अनुसार ही ढाला जाता है। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 14, कविता लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ए भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। बी विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना चाहिए। सी छंदों का ज्ञान होना चाहिए। डी उपरोक्त सभी। तो कविता लेखन के लिए जो तीनों बातें हैं, ए बी और सी, तीनों का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। बिना भाषा का अधिकार जमाए हुए, बिना भाषा पर जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक तो हम कविता लेखन कर ही नहीं पाएंगे। विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी वाक्य गठनों का आपका पता होना चाहिए कि वाक्य गठन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। छंदों का ज्ञान होना चाहिए, तो छंद तो पहली शर्त है ही। प्रश्न नंबर 15, अच्छा 14 में इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15,
निम्न में से कौन सा मत कविता लेखन के संदर्भ में उचित है? आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 मत दिए गए हैं, अब आप इनमें से छांटिए। विकल्प ए, कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती। बी, प्रशिक्षण और अभ्यास से कविता रचना सिखाया जा सकता है। सी, अन्य कलाओं की अपेक्षा कविता रचना सरल है। डी, ए और बी दोनों। तो पहले जो विकल्प हैं ए और बी, ये दोनों ही मत हैं कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती। एक तो मत ये है। जो दूसरा मत है वो ये है कि प्रशिक्षण और अभ्यास से कविता रचना को सिखाया जा सकता है। तो इसमें विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित जो वीडियो है, यानी कि पाठ को समझाने का, पाठ की व्याख्या का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।